Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365 सेगमेंट में आते हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट। उसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो COP 16 टू UN CBD का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। Recently, 16th Conference of Parties to UN Convention on Biological Diversity was conducted in Cali, Colombia। तो कोलंबिया में COP 16 हुआ था, उसके बारे में हमको पढ़ना है। थीम क्या था? पीस विथ नेचर। इट इज़ द फर्स्ट COP सिंस द एडॉप्शन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बाद का ये पहला COP है। COP 17 2026 में होने वाला है आर्मेनिया में। ठीक है, अब UN CBD के बारे में देखते हैं। तो इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रिटी है जो अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1993, ऑपरेट्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ इट्स बेनिफिट्स। सेक्रेटेरिएट है इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में। रेटिफाई, मेंबर्स ने रेटिफाई किया है 196 मेंबर्स ने, और इंडिया बिकेम अ पार्टी इन 1994। USA हैज़ेंट रेटिफाइड द कन्वेंशन। अब गवर्निंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो COP मीट्स एवरी 2 ईयर्स। COP कितना? हर 2 साल में मिलती है। अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो अडॉप्ट किया गया था COP 15 में इन मॉन्ट्रियल, कनाडा 2022। ये सक्सेसर है स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 का एंड इट्स आईची टारगेट्स। एम क्या है? टू हॉल्ट एंड रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को ख़त्म करना है या रिवर्स करना है। गोल की बात करते हैं तो इसमें 4 गोल थे जो अचीव करना था 2050 तक। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम एंड स्पीसीज हेल्थ, प्रॉस्पर विथ नेचर, शेयर बेनिफिट्स फेयरली, इन्वेस्ट एंड कोलैबोरेट टू क्लोज बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप ऑफ $700 बिलियन पर ईयर। टारगेट्स क्या था? 23 टारगेट्स थे जो 2030 तक मीट करने थे। सम ऑफ द की टारगेट्स कौन कौन से थे? 30/30 टारगेट्स। तो 30% कंजर्वेशन करना था लैंड, सी और इनलैंड वाटर का, एंड 30% रिस्टोरेशन करना था डिग्रेडेड इकोसिस्टम का बाय 2030, इसलिए बोला 30x30। फिर रिड्यूसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ बाय 50% बाय 2030। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन कम करना है बाय 50%। फॉर्मुलेट मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन। तो डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन की बात की गई ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो यह है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब मेजर आउटकम्स क्या है COP 16 के, वो देख लेते हैं हम। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कैली फंड फॉर शेयरिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कैली फंड के जो बेनिफिट्स हैं उसको ऑपरेशनलाइज करने की बात हुई है डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अब डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन क्या है? एक पॉलिसी टर्म है दैट रेफर्स ब्रॉडली टू जीनोमिक सीक्वेंस डाटा एंड अदर रिलेटेड डिजिटल डाटा ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूज्ड फॉर रिसर्च इन एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्सेट्रा। कंपनीज बेनिफिटिंग कमर्शियली फ्रॉम DSI टू कंट्रीब्यूट 1% ऑफ देयर प्रॉफिट टू सपोर्ट इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटी। किसको सपोर्ट करने के लिए? इंडिजीनियस पीपल को और लोकल कम्युनिटी को। गोल C क्या है? शेयर बेनिफिट्स फेयरली एंड टारगेट 13 ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इट प्रमोट्स इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ DSI एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, अब इसमें बात करना है थ्रू स्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट सब्सिडियरी बॉडी अंडर आर्टिकल 8J ऑफ UN CBD एंड कैली फंड टू एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल।
At least 50% of the Cali fund is for self-identified needs of indigenous communities, including women and youth. फिर इसमें क्या किया, लॉन्च ऑफ कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड अंडर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. अर्लियर एट COP15 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड वॉज एग्रीड एंड स्टैब्लिश्ड बाय GEF. किसने इस्टेब्लिश किया था? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ने. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज crucial for 30/30 target under Kunming-Montreal Global Biodiversity Fund and Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement, जिसको हाई सीज ट्रीटी भी बोलते हैं. फिर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो थ्रू न्यू डाटाबेसेस, इम्प्रूव्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रेगुलेशन एक्सेट्रा. फिर अप्रूव्ड ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ, तो एम्ब्रेसेस वन हेल्थ अप्रोच. ये वन हेल्थ अप्रोच को एम्ब्रेस करती है. फिर नेक्स्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान. India unveiled its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan for 2024-2030 at COP16 to the UN Convention on Biological Diversity. अब NBSAP की बात करें तो आर्टिकल 6 ऑफ UNCBD requires every party to the convention to prepare NBSAP. It is the primary tool for mainstreaming biodiversity and implementation of the UNCBD at the country level. ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ देम. अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का डिटेल वर्जन है. इंडियाज़ फर्स्ट NBSAP वॉज क्रिएटेड इन 1999. लेटर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान वॉज अडॉप्टेड इन 2008, अपडेटेड इन 2014 टू अलाइन विद आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स. ठीक है. फिर की हाईलाइट्स क्या थे इसके? अप्रोच क्या है? अडॉप्ट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच. नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट है 23 और 3 थीम्स पे बेस्ड है. रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, एंश्योरिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन. फिर इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सर्व्स एज द नोडल एजेंसी. ठीक है. MOFCC नोडल एजेंसी के जैसे सर्व करती है. फिर इनैक्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 डेवलप्ड अ मल्टी टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर. ठीक है. अब इसमें देखते हैं आर्किटेक्चर क्या है इम्प्लीमेंटेशन का. तो नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रहेगी, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स रहेंगे और लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी रहेगी. जो MOEFCC है वो सर्व्स एज द सेंट्रल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स अक्रॉस इंडिया. ठीक है. फिर आते हैं हम इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन. तो रिकॉग्नाइजेज इंडिया अमंग लीडिंग कंट्रीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव नेशनल लेवल पे, बायोफिन इनिशिएटिव. बायोफिन क्या है? ये ग्लोबल पार्टनरशिप है लॉन्च बाय UNDP एंड यूरोपियन कमीशन टू सपोर्ट कंट्रीज़ फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स. ठीक है. अदर कमिटमेंट्स क्या है COP16 के? COP16 से रिलेटेड इंडिया के तो बजटरी एलोकेशन हमने ₹81,000 करोड़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए रखे हैं 2025-2030 के लिए. फिर कॉल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन in mobilizing international financial resources laid down under Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Target 19. टारगेट 19 क्या बोलता है? $200 मिलियन पर ईयर हमको बायोडाइवर्सिटी के लिए कलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग $30 मिलियन थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंस. अदर हाईलाइट्स क्या है? एडवोकेट्स फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन थ्रू प्लांट फॉर मदर कैंपेन जो इंडिया का है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड इंक्रीज इन रामसर साइट्स फ्रॉम 26 to 85 सिंस 2014. ठीक है. तो बेसिकली ये हुआ COP16 CBD का. फिर बायोडाइवर्सिटी रूल्स हैं 2024 के, वो हमको पढ़ना है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 टू रिप्लेस द बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2004. तो नए रूल्स आए हैं. ठीक है. फिर नए रूल्स में क्या हाईलाइट्स क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है तो चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और उनको री एलिजिबल है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए. जनरल फंक्शंस क्या होंगे NBA के? एडमिनिस्टरिंग द नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड अंडर द एक्ट ऑफ 2002. फिर ग्रांटिंग अप्रूवल्स फॉर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एग्रीमेंट्स. फिर प्रोवाइडिंग टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट टू स्टेट बॉडीज़. फिर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डाटाबेसेस रिलेटेड टू बायोलॉजिकल सोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ IPR. फिर पेनाल्टीज़ फॉर कॉन्ट्रावेंशन. तो पेनाल्टीज़ फॉर वायलेशन रेंज फ्रॉम ₹1 lakh to ₹50 lakh. कलेक्टेड पेनाल्टीज़ गो टू NBA फॉर रिलेटेड स्टेट फंड्स. अब अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट देखते हैं 2002 का. लास्ट अमेंड हुआ था 2023 में. एम क्या है? हाईलाइट इंडियाज़ कमिटमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ UNCBD.
तो UNCBD के प्रोविजंस इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया के कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। गोल है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। अब की प्रोविजंस क्या हैं एक्ट के? प्रोवाइड कंडीशंस एंड मोडालिटीज़ फॉर रिसर्च कमर्शियल यूटिलाइजेशन। कौन कौन से? ऑल फॉरेन नेशनल्स रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम NBA फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो फॉरेन नेशनल्स को अप्रूवल लगेगा NBA का। इंडियन इंडिविजुअल्स एंटिटीज सीकिंग अप्रूवल बिफोर ट्रांसफरिंग नॉलेज और रिसर्च इन मटेरियल टू फॉरेनर्स, तो इनको भी अप्रूवल लगेगा। फिर प्रायर अप्रूवल ऑफ NBA बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ IPR बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड ऑन बायोलॉजिकल मटेरियल और एसोसिएटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया। तो पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा यदि आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो बायोलॉजिकल मटेरियल पे जो इंडिया से ऑब्टेन की गई है। फिर 2023 के अमेंडमेंट में क्या हुआ? एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू आयुष प्रैक्टिशनर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स, तो इनको एग्जेम्पशन मिल गया फ्रॉम पेइंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ़ी थी ना, उससे एग्जेम्पशन मिल गया। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग अ टाइप ऑफ कंपेंसेटरी अमाउंट टिपिकली पेड टू ट्राइबल एंड अदर कम्युनिटीज़ who traditionally gather, protect and utilize herbs and medicinal plants crucial to Ayush industry. Removes criminal penalties for violations and replace them with fines. ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है एक्ट के अंदर? 3 टायर इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल लेवल पे, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। फिर स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है और लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ है। फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स आर नॉट कंस्टिट्यूटेड फॉर यूनियन टेरिटरीज़, उनके ऊपर NBA एक्सरसाइज करता है पावर। ठीक है। फिर अदर रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं तो गरुदक्षी कर्नाटका लॉन्च्ड गरुदक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम को कर्ब करने के लिए गरुदक्षी लॉन्च किया है। अब गरुदक्षी क्या है? गरुदक्षी इज़ अ सॉफ्टवेयर टू एनेबल एन ऑनलाइन FIR सिस्टम सिमिलर टू पुलिस डिपार्टमेंट। इट अलाउज पब्लिक टू रजिस्टर कंप्लेंट्स ऑन फॉरेस्ट ऑफेंसेस यूजिंग मोबाइल फ़ोन और ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो COP16 पढ़ेंगे UNCCD का, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, बस मैंने क्वेश्चन नंबर मार्क कर दिया है। 2016 का क्वेश्चन नंबर 2 है और जो स्टेटमेंट आए होंगे ना वो मैं वहाँ पे मार्क कर दूँगी। रिसेंटली सम न्यू इनिशिएटिव्स एंड रिपोर्ट्स वर लॉन्च्ड एट COP16 ऑफ UNCCD अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। अब UNCCD क्या है, ये वाला स्टेटमेंट आया हुआ है। ठीक है, ये अपन कर चुके ऑलरेडी। सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को लिंक करता है। जेनेसिस है 1994 का, 197 मेंबर्स हैं और यूरोपियन यूनियन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर लैंड, और ये बॉटम अप अप्रोच पे फोकस करता है, एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स क्या है? 2015 में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात की गई थी। टारगेट सेटिंग प्रोग्राम, इसमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी देख लेते हैं। एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स वाली प्रैक्टिस है। मतलब इसमें क्या है कि जितना लैंड आप डिग्रेड कर रहे हो उतना ही आप बचाओ, तब वो न्यूट्रल होगा। इंडिया कमिटेड टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। फिर 2017 में स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क था 2018 से 2030 के बीच का, अर्जिंग नेशंस टू इनकॉर्पोरेट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट कंसर्न्स इनटू नेशनल पॉलिसीज़। अदर इनिशिएटिव्स क्या है? ग्रेट ग्रीन वॉल, चागवान इनिशिएटिव, ये ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है। ठीक है। फिर इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस और G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव। अब इसमें न्यू इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है रियाद ड्रॉट रेजिलियंस फ्रेमवर्क पार्टनरशिप, लेवरेज पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस टू सपोर्ट 80 ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एंड ड्रॉट हिट कंट्रीज़। फिर वर्ल्ड ड्रॉट एटलिस्ट की बात करते हैं, UNCCD ने लॉन्च किया है अलॉन्ग विथ यूरोपियन कमीशन, जॉइंट रिसर्च सेंटर एंड अदर पार्टनर्स। ये डिपिक्ट करता है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ड्रॉट अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक एनर्जी, एग्रीकल्चर, रिवर ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। फिर इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट ग्लोबल AI पावर्ड डाटा प्लेटफॉर्म है फॉर बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। फिर अदर इनिशिएटिव्स क्या हैं UNCCD के? रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल लैंड यूज़ हाईलाइटेड एट COP16। बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव में, तो बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव 2024 का है, जिसमें UNCCD का मेन इनिशिएटिव है to engage private sector in sustainable land and water management। फिर एम है रिस्टोर 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बाय 2030, सपोर्टिंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। फर्स्ट एवर इंडिजीनियस पीपल्स फोरम है UNCCD का, जो स्पॉटलाइटेड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल टू लैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है।
फिर रिपोर्ट की बात करते हैं तो डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ये ILO, UNCCD, IUCN और UNEP की रिपोर्ट है, ये काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है। फिर अपन आते हैं अदर रिपोर्ट्स बाय UNCCD, तो स्टेपिंग बैक फ्रॉम प्रिसिपाइस, ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विद इन द प्लानिटरी बाउंड्रीज, तो किसने रिलीज़ किया, पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद UNCCD, ये हाइलाइट्स काम की नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर, तो इसमें ना बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैंने क्वेश्चन नंबर नोट कर दिया है PDF से एसोसिएटेड, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके न्यूज़ में कि न्यूज़ में क्यों है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, तो 10th एनिवर्सरी मार्क हुई है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है कोरिया फॉरेस्ट सर्विस का रिपब्लिक ऑफ कोरिया में इन कोलैबोरेशन विद एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ CBD इन 2014। तो कौन सा प्रोजेक्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। इसका मैंडेट क्या है ये देख लेते हैं। इट डायरेक्टली सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। FERI के अदर इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और वी प्लान फॉरेस्ट, वी मतलब WE वाला, अ डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करते हैं, तो इन्वॉल्व्स रिटर्निंग ट्रीज टू फॉर्मर फॉरेस्ट लैंड एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। फिर है रिस्टोरेशन इनिशिएटिव में रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिक्लेमेशन और रिप्लेसमेंट। फिर मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं, IUCN फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, WWF का फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, रीड प्लस फ्रेमवर्क है UN का, और फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, FAO का। फिर इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 टू रेगुलेट फॉरेस्ट क्लियरिंग, नेशनल मिशन ऑन फॉर ग्रीन इंडिया टू रिस्टोर एंड फॉरेस्ट डिफरेंट इकोसिस्टम्स। फिर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर FCA। फिर नगर वन योजना है जो एनविसेज करती क्रिएशन ऑफ 600 नगर वन एंड 400 नगर वाटिका। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, जो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द कंट्रीज़ लैंड को चाहती है कि फॉरेस्ट एरिया रहे, जिसमें 2/3 इन हिली एरियाज़ और माउंटेनियस एरियाज़ में। और अदर एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स कौन कौन से, नेशनल बैम्बू मिशन, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ठीक है। फिर ओवरव्यू की बात करते हैं, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है एवरी 2 ईयर्स 1987 से। असेसमेंट मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, सैटेलाइट डाटा यूज़ करते हैं, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री डाटा यूज़ करते हैं, फील्ड वेरिफिकेशन यूज़ करते हैं, जो 751 डिस्ट्रिक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ना फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन देख लो। वेरी डेंस फॉरेस्ट है जिसमें कैनोपी डेंसिटी 70 से ज़्यादा है, मॉडरेटली में 40 से 70, ओपन में 10 से 40 और श्रब में 10 से कम, ठीक है। फिर डेफिनेशंस देखना है, कौन कौन सी डेफिनेशन ISFR में यूज़ होती है। तो ट्री कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, कंप्राइजेज ऑल ट्री पैचेज आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर इन एक्सटेंट, तो 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल स्कैटर्ड ट्रीज इन द रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स नॉट कैप्चर्ड अंडर द फॉरेस्ट कवर। तो जो फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं आया है वो भी ट्री कवर के अंदर आ सकता है। अब फॉरेस्ट कवर क्या है, ये ऑल लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन साइज़, मतलब उसका एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, और ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन और इक्वल टू 10% होना चाहिए। इसमें ऑर्चार्ड्स भी आते हैं, बैम्बू भी आता है, पाम भी आता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, मतलब चाहे किसी की भी हो, गवर्नमेंट के अंदर हो, प्राइवेट के अंदर हो, लीगल स्टेटस कुछ भी हो उसका, या लैंड यूज़ कुछ भी हो, सच लैंड्स में नॉट नेसेसरीली भी रिकॉर्डेड अ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो हो सकता है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ना हो, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, इसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी बोलते हैं। ये ऐसा एरिया है, ऑल सच लैंड्स विच हैव बीन नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अंडर द गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स, और रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर जो फॉरेस्ट की जैसे रिकॉर्डेड है उनको बोलेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। Thus the term forest area denotes the legal status of the land as per the government records, whereas the term forest cover indicates presence of trees over any land, ठीक है।
फिर की हाईलाइट्स क्या है ISFR 2023 के, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करते हैं। तो नेट फॉरेस्ट कवर दिया हुआ है, टोटल ग्रीन कवर दिया और आउटसाइड फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फिर फॉरेस्ट डेंसिटी कैसे चेंज हुई है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, वो भी शो किया है। फिर रीजनल ट्रेंड्स भी है। तो एरिया लॉस्ट कितना, वेस्टर्न घाट्स में 58.22 स्क्वायर किलोमीटर, फिर इधर 327 नॉर्थ ईस्ट में, फिर मैंग्रोव का 7.43। तो अलग अलग डाटा दिया हुआ है। अब की फाइंडिंग्स में इसमें लार्जेस्ट डिक्रीज इन फॉरेस्ट और ट्री कवर देख लो, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख, नागालैंड। फिर यहाँ पे लार्जेस्ट इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। फिर अदर की फाइंडिंग्स देखते हैं, तो कार्बन स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 81.5 मिलियन टन्स कंपेयर्ड टू प्रीवियस असेसमेंट। टॉप बैम्बू रिसोर्सेज स्टेट्स कौन कौन से, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर टॉप 3 स्टेट्स और यूटीज़ फॉर मैंग्रोव कवर, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। टॉप 3 स्टेट्स फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कौन कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उड़ीसा। फॉरेस्ट फायर डिक्रीज़ हुआ है 2021 से 22 में। टाइगर रिजर्व्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर में नागार्जुना सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का फर्स्ट है। फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का सेकंड है। फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का थर्ड है, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, SC pronounced डायरेक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स सच एज ओरांस बाय राजस्थान गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद TN गोदावर्मन जजमेंट 1996। तो इस कोर्ट ने सजेस्ट किया है प्रमोशन ऑफ पिपलांत्री मॉडल को। पिपलांत्री कहाँ, एक विलेज है राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, दैट गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज द विलेजर्स प्लांटेड 111 ट्रीज जब भी एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है। TN गोदावर्मन जजमेंट एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया। ऑल एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट रिकॉर्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन, ये सबको फॉरेस्ट बोलेंगे। एंड ऑल एरियाज कन्फर्म टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। Areas that are identified as forest by expert committees set up by state governments following the 1996 order। अब इंडिया की सेक्रेड जोग्राफी के बारे में देखते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स कहाँ कहाँ स्प्रेड हैं। हिमाचल प्रदेश में देव वन बोलते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल एंड देव वन बोलते हैं, झारखंड में सरना और जहरथान बोलते हैं, सिक्किम में गुम्पा फॉरेस्ट बोलते हैं, मेघालय में लॉ कंथांग एंड लॉ लंगदो बोलते हैं, आसाम में थान एंड मदिको बोलते हैं, अरुणाचल में गुम्पा फॉरेस्ट बोलते हैं, मणिपुर में गामखाप, मोहक एंड उमांगलाई बोलते हैं, मिज़ोरम में मोमुंद बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में गारामथान और जाहेरा अलग अलग नाम है, उड़ीसा में जाहेरा एंड ठाकुरम्मा, छत्तीसगढ़ में सराना, जाहेरा, मातागुड़ी, देवगुड़ी और गांव देवी, आंध्र प्रदेश में अब ये हर जगह ना अलग अलग नाम है, तमिलनाडु में कोविल काडू है, केरला में कावू एंड सरपा कावू है, कर्नाटका में अलग है, महाराष्ट्र में देवराई, देवराहाती एंड देवगुड़ी है, राजस्थान में वाणीज, केंकरीज, ओरांस, समलाट, देज एंड देवबानीज, ठीक है। फिर सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में देख लेते हैं। ये पैचेज है फॉरेस्ट के या नेचुरल वेजिटेशन दैट होल्ड डीप रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मीनिंग टू इंडिजीनियस कम्युनिटी एंड प्रोटेक्टेड बाय देम। इंडिया में बहुत सारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस जो है मेघालय की इज़ अ सेक्रेड ग्रूव, इज़ अ पार्ट ऑफ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। अब नीड फॉर प्रोटेक्शन कल्चरल, क्योंकि ये डीटीज़ वगैरह मानते हैं, इनको वेडिंग्स और फेस्टिवल्स के टाइम पूछते हैं। फिर इकोनॉमिक और मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। फिर ग्रोथ ऑफ लाइफ स्टॉक बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने अप्रूव किया है कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। नागरवोथु 1, 2 एंड चिन्नारपत्थी ट्राइबल सेटलमेंट इन अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का क्या है, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज FRA, जो 2006 में इनैक्ट हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडू करना चाहता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस को टू ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, और उनको लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी प्रदान हो पाए। फिर की फीचर्स क्या है, फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर FRA कौन कौन से इंडिविजुअल राइट्स हैं, उसमें राइट ऑफ सेल्फ कल्टीवेशन है, हैबिटेशन है और इन सीटू रिहेबिलिटेशन है। फिर कम्युनिटी राइट्स हैं जिसमें है ग्रेजिंग, फिशिंग एंड एक्सेस टू वाटर बॉडीज़ इन फॉरेस्ट, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, राइट टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स। फिर एलिजिबिलिटी है, राइट्स कैन बी क्लेम्ड बाय एनी मेंबर और कम्युनिटी दैट हैज़ फॉर एटलीस्ट 3 generations 75 years बिफोर द 13th day of December 2005। कौन सा दिन, 13 दिसंबर 2005 लिव्ड इन द फॉरेस्ट, उसके पहले फॉरेस्ट में जो रहे हैं 75 साल तक, या फिर एटलीस्ट 3 generations।
फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिफाइन किया गया है। प्रोवाइड्स दैट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज मस्ट रिमेन इनवॉयलेट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए बोल रहा है, ठीक है। फिर अब अथॉरिटीज़ कौन कौन सी है जिनमें फॉरेस्ट राइट्स वेस्ट किए गए हैं, अथॉरिटीज़ फॉर वेस्टिंग फॉरेस्ट राइट्स। तो उसमें है एक ग्राम सभा, अथॉरिटी टू इनिशिएट प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। फिर एक सब डिवीज़न लेवल पे एक कमेटी रहेगी, कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एग्जामिन्स रेजोल्यूशन ऑफ ग्राम सभा। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी रहेगी, वो फाइनल अप्रूवल देगी फॉरेस्ट राइट्स का। फिर रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या रहेगा, या इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग FRA, कंस्टिट्यूट स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी और सब डिविजनल लेवल कमेटी। फिर जब कभी राइट्स का वायलेशन होता है ना, तो आप SDM के थ्रू फिर पूरा प्रॉपर चैनल से आप उसको अपील भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, बस वो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। इसको शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बोलते हैं। इसमें इंडिविजुअल राइट है, कम्युनिटी राइट है, और एलिजिबिलिटी है जो लास्ट 3 जनरेशन से और एटलीस्ट 75 ईयर्स से। कौन सी डेडलाइन है, 13 दिसंबर 2005 से वो जो फॉरेस्ट में रह रहा है उनको ये राइट्स मिलेंगे। और इसमें क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी डिफ़ाइन किया गया है। तो ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है।